आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रारंभिक भारत का परिचय। पिछले 2 वीडियो में आप अध्याय 3 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 4 से सुनेंगे। अध्याय 4 है भौगोलिक ढांचा। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में भारतीय उपमहादेश का आविर्भाव हुआ। प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब तथा दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहद महादेश का हिस्सा था। इस बृहद महादेश को गोंडवाना लैंड कहते हैं। पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी बृहद महादेश लॉरेशिया के साथ मिला था। उत्तरी बृहद महादेश में ग्रीनलैंड, यूरोप और हिमालय के उत्तर स्थित एशिया के भाग शामिल थे। बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया पृथक इकाइयां बन गए। विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण गोंडवाना लैंड से विभिन्न भाग टूटने लगे, जिससे प्रायद्वीपीय भारत सहित कई पृथक भौगोलिक इकाइयां बन निकली। बिखराव की यह प्रक्रिया लगभग 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व भारत पृथक इकाई बना। आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। पूर्व की इन तिथियों की तुलना में भारत की हिमालयी सीमा बहुत नवीन है। हिमालय की ऊंचाई 4 चरणों में बढ़ी। अंतिम चरण प्लाइस्टोसीन काल में विकसित हुआ। यह 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व फैला था। सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे प्लाइस्टोसीन काल में यहाँ कछारी मिट्टी का जमाव हो गया। भारतीय उपमहादेश इतना ही बड़ा है जितना बड़ा रूस के बिना यूरोप महादेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 42,02,500 वर्ग किलोमीटर है। यह उपमहादेश 5 देशों में बटा है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग हैं। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित है। भारत के कुछ राज्य यूरोप के कई देशों से बड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप स्पष्ट भौगोलिक इकाई है और इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भारत के इतिहास में मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है और देश के अधिकांश क्षेत्र में विभिन्न मात्रा में पानी बरसता है। प्राचीन काल में सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था और खेती वर्षा पर ही निर्भर थी। आज जिसे हम उत्तर भारत में खरीफ फसल कहते हैं, वह प्राचीन काल में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आश्रित थी। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है, जहां उस समय गेहूं, जौ आदि प्रमुख फसलें होती है। प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जिसका समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। जब से ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून की दिशा मालूम हो गई, व्यापारी लोगों ने उत्तर पश्चिमी मानसून के सहारे जहाजों पर सवार हो पश्चिम एशिया और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया। मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप भारत पश्चिमी एशिया, भूमध्यसागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में समर्थ हो गया। भारत उत्तर में हिमालय से और शेष 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा है। हिमालय साइबेरिया से चलकर मध्य एशिया को पार करने वाली उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाओं को रोकता है और इस प्रकार हमारे देश की रक्षा करता है। यही कारण है कि उत्तर भारत की जलवायु लगभग पूरे साल काफी गर्म रहती है। मैदानों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ने से यहाँ के लोगों को अधिक कपड़े नहीं पहनने
पहनने पड़ते और वे खुले में अधिक समय तक रह सकते हैं। दूसरे, हिमालय बहुत ऊंचा होने के कारण उत्तर से होने वाले हमलों से देश की रक्षा करता है। यह बात उन दिनों विशेष रूप से लागू थी जब औद्योगिक युग नहीं आया था और संचार साधन इतने विकसित नहीं हुए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला की कड़ी है, खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से पार की जा सकती थी। दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथर पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता था। इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच प्रागैतिहासिक काल से आवागमन होता आया है। ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अनेक लोग हमलावरों और अप्रवासियों के रूप में भारत आए और यहाँ से वहाँ गए। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार, जो हिंदू कुश कहलाता है, सिंधु और ऑक्सस के बीच पार कर लोग आते जाते थे। ये दर्रे एक ओर भारत और दूसरी ओर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध की स्थापना में बड़े सहायक हुए हैं। हिमालय में ही कश्मीर और नेपाल की उपकताएं हैं। कश्मीर की घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। इससे उसने अपनी अलग तरह की जीवन पद्धति विकसित कर ली, लेकिन यहाँ कई दर्रों द्वारा पहुंचा जा सकता था। इस घाटी में कड़ा जाड़ा पड़ता है, अतः यहाँ के अनेक लोगों को सर्दियों में नीचे मैदानों में उतर जाना पड़ता है और गर्मियों में मैदानों के भेड़ बकरी चराने वाले यहाँ चले आते थे। इस तरह मैदानों और इस घाटी के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बना हुआ था। कश्मीर को मध्य एशिया के इलाकों में बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल बनाने में पामीर का पठार कोई बाधक नहीं हुआ। नेपाल की घाटी आकार में छोटी है। गंगा के मैदानी इलाकों के लोगों ने यहाँ पहुँचने के लिए अनेक दर्रे ढूंढ निकाले थे। कश्मीर की तरह इस घाटी में भी संस्कृत की उन्नति खूब हुई। दोनों ही उपकताएं संस्कृत पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडार रही है। मैदानों की कछारी मिट्टी में पनपे घने जंगलों की अपेक्षा हिमालय की तराइयों के जंगलों को साफ करना आसान था। इन तराइयों में बहने वाली नदियां कम चौड़ी होती है, अतः उन्हें पार करना कठिन न था। यही कारण है कि प्रारंभिक यात्रा मार्ग हिमालय की तराइयों में ही पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर विकसित हुए। संभवतः इन्हीं कारणों से ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी और यहीं के रास्ते व्यापार के लिए अपनाए गए। ऐतिहासिक भारत का वक्ष स्थल उन महत्वपूर्ण नदियों का क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा से लबालब भरी रहती है। नदियों के ये क्षेत्र हैं सिंधु का मैदान, सिंधु गंगा जल विभाजक, गंगा की घाटी और ब्रह्मपुत्र की घाटी। ज्यों-ज्यों हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों पाते हैं कि वार्षिक वृष्टिमान क्रमशः 25 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 25 से 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित सिंधु प्रदेश के पेड़ पौधे को संभवतः 37 से 60 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित पश्चिमी गंगा घाटी के पेड़ पौधे को भी पत्थर और तांबे के औजारों से काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाना संभव था, परंतु 60 से 125 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा पोषित मध्य गंगा घाटी के जंगलों के बारे में ऐसा संभव नहीं था और 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा से पोषित ब्रह्मपुत्र घाटी के जंगलों के बारे में तो कतई संभव नहीं था। घने जंगलों और साथ ही कठोर भूमि वाले इन प्रदेशों को साफ करना लोहे के औजारों से ही संभव था, परंतु लोहे के औजार तो बहुत बाद में विकसित हुए, अतः प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल पहले कम वर्षा वाले पश्चिमी प्रदेश में ही किया गया
और बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूरब की ओर होता गया। सिंधु और गंगा के मैदानों में शुरू हुई खेती से यहाँ बढ़िया फसल होने लगी और इसने एक के बाद एक कई संस्कृतियों का संवरण किया। सिंधु और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी, जबकि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल पैदा किया जाता था। चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भी मुख्य भोजन बन गया। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। वैदिकोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फूली फली। निचली गंगा घाटी और उत्तरी बंगाल को वास्तव में गुप्त युग में उत्कर्ष मिला। अंत में असम सहित समूची ब्रह्मपुत्र घाटी को आरंभिक मध्य युग में महत्व प्राप्त हुआ। प्रमुख शक्तियां इन घाटियों और मैदानों पर प्रभुत्व पाने के लिए आपस में लड़ती रही। इनमें भी ये शक्तियां गंगा यमुना दोआब के लिए विशेष लोलुप रही और इसके लिए संघर्ष होते रहे। नदियां वाणिज्य और संचार की मानव धमनियां थी। प्राचीन काल में सड़क बनाना कठिन था, इसलिए आदमियों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्ग सैनिक और वाणिज्य संचार में बड़े ही साधक हुए। अशोक द्वारा स्थापित प्रसर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही। इसके अलावा नदियों की बाढ़ का पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलता था और उन्हें उपजाऊ बनाता था। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई थी, किंतु नदियों की भारी बाढ़ से हर साल उत्तरी मैदानों के गांव जाते थे। इस प्रकार अनेक प्राचीन इमारतें बाढ़ों में बहकर नष्ट हो गई। फिर भी हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र जैसे अनेक नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी थी। आजकल नए शहरों की स्थापना रेल मार्गों या सड़कों के संगम पर की जाती है अथवा औद्योगिक या खनन वाले क्षेत्रों में। लेकिन औद्योगिक युग के आरंभ से ही पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर स्थापित होते थे। सबसे बढ़कर नदियों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं का काम किया है। यह काम पर्वतों ने भी किया है। उदाहरणार्थ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज की उड़ीसा का समुद्र तटवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिण सीमा गोदावरी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है। इन दोनों नदियों के मुहाने के मैदान को ईस्वी सन् के आरंभ काल में अचानक ऐतिहासिक महत्व मिला। तब सातवाहनों और उनके उत्तराधिकारियों के शासन काल में यहाँ अनेक नगर और बंदरगाह स्थापित हुए। फिर तमिलनाडु का अधिकतर भाग उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में गोदावरी नदी से घिरा है। कावेरी नदी दक्षिण में वैगई नदी और उत्तर में पैनार नदी तक फैली हुई है। यह स्वतंत्र भौगोलिक क्षेत्र था और ईस्वी सन् के आरंभ के थोड़ा पहले यहाँ चोल शासन स्थापित हुआ था। यह प्रदेश उत्तरी तमिलनाडु से अलग था। इस उत्तरी तमिलनाडु ने जो उच्च भूमि वाला प्रदेश था, पल्लव शासन काल में ईसा की 4वीं-6वीं सदियों में प्रसिद्धि पाई। इसके प्रायद्वीपीय का पूर्वी भाग कोरोमंडल समुद्र तट से घिरा हुआ है। यद्यपि पूर्वी घाट समुद्र तट रेखा के पास में ही है, तथापि ये अधिक ऊंचे नहीं हैं। पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनमें अनेक रास्ते बना दिए हैं। इसलिए प्राचीन काल में पूर्वी समुद्र तट तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अन्य भागों के बीच आवागमन में कठिनाइयां नहीं थी। आरिकमेडु आधुनिक नाम महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पर ही अवस्थित थे। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ऐसी संस्पष्ट प्रादेशिक इकाइयां नहीं है, परंतु उत्तर में ताप्ती, दमन गंगा और दक्षिण में भीमा के बीच का प्रदेश महाराष्ट्र के रूप में पहचाना जा सकता है।
उत्तर में भीमा और उत्तरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश कर्नाटक के रूप में पहचाना जा सकता है। तुंगभद्रा के उत्तर और दक्षिण में स्थित युद्धरत व्यक्तियों के बीच इस नदी ने लंबे समय तक प्राकृतिक सीमा का काम किया। एक और बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में अपनी सत्ता फैलाने में कठिनाई आई हुई, तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को इस नदी के उत्तर में राज विस्तार करने में कठिनाइयां हुई। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश में आजकल का केरल राज है। प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है, जिसके इस तट पर कई बंदरगाह और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। फिर भी इस तटीय प्रदेश और समीप के महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के प्रदेशों के बीच आवागमन में ऊंचे पश्चिमी घाट कठिनाइयां पैदा करते हैं, क्योंकि इनके दर्रों को पार करना आसान नहीं था। उत्तर में सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। अरावली पर्वतों से पश्चिम का भूभाग थार मरुस्थल में पड़ता है, हालांकि राजस्थान का हिस्सा भी इस क्षेत्र में पड़ता है। प्राचीन काल में इस विस्तृत मरुभूमि में बस्तियां संभव नहीं थी, फिर भी इस मरुभूमि में कुछ उर्वर मरुउद्यान थे जहां कहीं कहीं बस्तियां थी, और आरंभ काल से ही ऊंटों के सहारे इस मरुभूमि को पार करना संभव था। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से ही अपेक्षाकृत उपजाऊ रहा है। इसके अलावा खेतरी की तांबे की खानें भी इसी क्षेत्र में होने से वहां त्राम-पाषाण युग से ही बस्तियां बनती रही है। राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जा सकती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी उत्तर छोर पर स्थित इस गुजरात प्रदेश में कम वर्षा वाला क्षेत्र काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप भी शामिल है। इस राज्य का तटीय क्षेत्र काफी तंदुर होने के कारण यहाँ कई बंदरगाह बने हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही गुजरात समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है, और यहाँ के लोगों ने अपने को उद्यमशील व्यापारी सिद्ध किया है। गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है, जो पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। इसके उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है। यह मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बटा जा सकता है। पूर्वी भाग को, जो ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, गुप्त वंश के समय ईसा की 4वीं-5वीं सदियों में ऐतिहासिक महत्व मिला था, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग जो शामिल है, जो ईसा पूर्व 6वीं सदी से ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र रहा है। गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण पृष्ठ प्रदेश, भीतरी प्रदेश था, और इसलिए मालवा तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित करने के लिए दक्कन और उत्तरी शक्तियों के बीच अनेक युद्ध हुए। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार जमाने के लिए ईसा की 1ली सदी और 2री सदियों में शकों और सातवाहनों ने लड़ाइयां लड़ी, और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी ऐसी लड़ाइयां लड़ी। नदियों द्वारा, कहीं कहीं पर्वतों द्वारा घिरा और कहीं कहीं डेल्टा या पठार रूप वाला ऐसा प्रत्येक प्रदेश एक एक राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई था, जहां विभिन्न राजवंशों की शासन का उत्थान पतन होता रहा। विशाल देश में यातायात की कठिनाइयों को और प्राकृतिक सीमाओं को मजबूती को देखते हुए शासक वर्ग के लिए आसान नहीं था कि अन्य सारे प्रदेशों पर भी अपना शासन स्थापित कर सके। शनै शनै प्रत्येक प्रदेश ने ऐसी पृथक संस्कृतियां इकाई रूप धारण किया, जिसकी अपनी अलग अलग भाषा और जीवन पद्धति थी, परंतु उत्तरी और पश्चिमी भारत की अधिकांश भाषाएं एक ही मूल हिंदी आज भाषा से विकसित हुई है,
और इसलिए इनमें बहुत ही तात्विक समानता दिखाई देती है। एक और भी महत्व की बात है कि लगभग सारे देश में संस्कृत का विकास होने लगा और वह समझी जाने लगी। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है और इस प्रकार उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजक रेखा बनी हुई है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के दक्षिण में रहते हैं और भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले इसके उत्तर में। दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते थे, जहां वे आज भी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के तटवर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी तथा व्यापारी लोग आ बसे। दक्षिण में विदेशी व्यापार खूब चला। विंध्य की यह सीमा अल्लंघ्य नहीं है। प्राचीन काल में संचार व्यवस्था की कठिनाइयों के बावजूद उत्तर के लोग दक्षिण पहुंचते और दक्षिण के लोग उत्तर। संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान हुआ। उत्तर की शक्तियों ने बार बार दक्षिण में प्रवेश किया और दक्षिण के शासकों ने उत्तर में। धर्म प्रचारकों और सांस्कृतिक नेताओं, विशेषतः ब्राह्मणों पर भी यही बात लागू होती है। दोनों ओर का यह आवागमन निरंतर जारी रहा और इसने सामाजिक संस्कृति के विकास में योग दिया। यद्यपि देश के अधिकांश प्रदेशों की अपनी सुनिश्चित प्राकृतिक सीमाएं थी, परंतु प्रत्येक प्रदेश में जीवन यापन के लिए अपेक्षित समुचित संपदा नहीं थी। इसलिए प्रागैतिहासिक काल से ही धातुओं और अन्य आम जरूरतों की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का जाल बिछ गया था। प्राकृतिक संपदा के उपभोग का देश के इतिहास में विशिष्ट महत्व है। जब तक लोगों की बस्तियां बड़े पैमाने पर फैली नहीं थी, भारी वर्षा की बदौलत भारत के मैदानों का बहुत बड़ा हिस्सा घनी जंगलों से भरा था। इन जंगलों से शिकार के अलावा पशुओं का चारा, ईंधन और लकड़ी प्राप्त होती थी। प्राचीन काल में जब पकाई हुई ईंटों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ी के मकान और लकड़कोट बनाए जाते थे। इनके अवशेष पाटलिपुत्र में मिले हैं, जहां देश की पहली प्रमुख राजधानी स्थापित हुई थी। मकान और औजार बनाने के लिए सभी किस्म के पत्थर, बलुआ पत्थर भी देश में उपलब्ध थे। सहज ही भारत में सबसे पुरानी बस्तियां पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच की नदी घाटियों में स्थापित हुई थी। ऐतिहासिक पत्थर के मंदिरों और प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण उत्तर भारत के मैदानों की अपेक्षा दक्कन और दक्षिण भारत में अधिक संख्या में हुआ है। तांबा देश भर में व्यापक रूप से बिखरा है। तांबे की समृद्ध खानी झारखंड के पठार में, विशेषकर सिंहभूम जिले में पाई जाती है। तांबे की यह पट्टी 130 किलोमीटर लंबी है और पता चलता है कि प्राचीन काल में यहाँ से तांबा निकाला जाता था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल करने वाली झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूम और हजारीबाग के तांबे की इन खानों का उपयोग किया था। झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तांबे के बहुत से औजार मिले हैं। तांबे के विपुल भंडार राजस्थान के खेमती खानों में भी मिले हैं। इनका उपयोग पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में रहने वाले पाक, वैदिक और वैदिक दोनों ही लोगों ने किया है। क्षेत्रीय इलाकों में तांबे के बहुत से स्लेट आदिम कुल्हाड़े पाए गए हैं और वे लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले की अवधि के प्रतीत होते हैं। चूंकि तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्रपत्रों का धार्मिक अनुष्ठान में व्यवहार होने लगा। आज हमारे देश में टीन का उत्पादन नहीं होता है। प्राचीन काल में भी यह धातु कम ही उपलब्ध थी। कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि यह धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं। चूंकि तांबे और टीन को मिलाने से ही कांसा बनता है,
इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टीन प्राप्त करते थे, परंतु वे टीन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे और वह भी सीमित मात्रा में ही। यही कारण है कि हड़प्पाई लोग कांसे के औजार का प्रयोग तो करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे औजार पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम ही मिले हैं और जो मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है। अतः भारत के अधिकतर हिस्से में कांस्य युग अर्थात ऐसा युग जिसमें औजार और हथियार अधिकतर कांसे के होते हैं, ठीक से आया ही नहीं। ईस्वी सन के आरंभिक शतकों से ही भारत का घना संघर्ष बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ कायम हुआ, जहां टीन के विपुल भंडार हैं। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल होने लगा, विशेषतः दक्षिण भारत में बनने वाली देव प्रतिमाओं में। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टीन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था, क्योंकि हजारीबाग में पिछली सदी के मध्यकाल तक टीन के अयस्क को गलाने का काम होता था। भारत में लौह अयस्क में समृद्ध रहा है। यहाँ मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। एक बार अयस्क गलाने की विधि धौकनी का इस्तेमाल इस्पात बनाने की कला सीख लेने पर युद्ध के काम में लोहे का प्रयोग करना संभव हो गया, परंतु लोहा इससे कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। जंगल को साफ करने और गहरी और नियमित खेती करने में। मगध में ईसा पूर्व 6ठी-4थी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है कि इस प्रदेश के ठीक दक्षिण में लोहा उपलब्ध था। बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी में थी, ईसा पूर्व 6ठी-5वीं सदियों का महत्वपूर्ण राज्य बन पाई थी। सातवाहनों ने और विंध्य के दक्षिण में उदित हुई अन्य सत्ताओं ने भी शायद आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया था। आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि ईसा की 2 आरंभिक सदियों में आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए थे। सीसा राजस्थान के जोमवार से भी प्राप्त किया गया होगा। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, मुख्यतः चांदी के हैं। यद्यपि देश में यह धातु विरल मिलती है, परंतु प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। अकबर के समय तक ये खानों के उल्लेख मिलते हैं। यही कारण है कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। प्रचुर स्वर्ण कण नदी धाराओं से बने जमावों से चुने जाते थे, जहां वे हिमालय से जल धाराओं में बहकर मैदान में आते थे। ऐसे जमावों को प्लेसर्स कहते हैं। सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कर्नाटक के नवपाषाण युगीन स्थल में मिलता है। इन खानों से सोना निकाले जाने के बारे में हमें ईसा की 2री सदी के आरंभ तक कोई जानकारी नहीं मिलती। कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवंशियों की प्राचीन राजधानी माना जाता है। प्राचीन काल में उपयोग में लाया गया अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया जाता था। इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रचलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ था, पर लंबी अवधि तक स्वर्ण मुद्रा चलाते रहने के लिए यहाँ पर्याप्त स्रोत नहीं था। इसलिए बाहर से सोने का आयात बंद होते ही स्वर्ण मुद्रा दुर्लभ होती गई। प्राचीन भारत में, विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में भली भांति के रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन भारत की जिन व्यापार वस्तुओं के लिए लालायित रहते थे, उनमें रत्नों का प्रमुख स्थान था। अगला अध्याय है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इस समय अनेक देशों में बढ़ते औद्योगिकरण और जनसंख्या के विस्फोट के कारण प्राकृतिक पर्यावरण के अर्थात वनस्पतियों,
पशुओं, जल संसाधन, मिट्टी, धातुओं इत्यादि के संरक्षण की समस्या ने विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। प्राकृतिक पर्यावरणों और मानव आबादी के बीच का पारस्परिक प्रभाव महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इन्हीं सबको पारिस्थितिकी और पर्यावरण की समस्या कहते हैं। पारिस्थितिकी अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी 1869 ईस्वी में गढ़ा गया। यह अपेक्षाकृत नया विज्ञान है। हाल तक इसे जीव विज्ञान की शाखा समझा जाता था, लेकिन अब यह स्वतंत्र विषय माना जाता है। फिर भी यह जीव विज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखता है। यह विषय पौधों, पशुओं और मानवों जैसे अनेक जीवधारियों के बीच पारस्परिक प्रभाव पर विचार करता है। मानवों के आविर्भाव के साथ ही भोजन, आश्रय और परिवहन की आवश्यकता सामने आई। प्राचीन काल में मनुष्य जंगली पैदावार को एकत्रित कर तथा पक्षियों और पशुओं का शिकार कर जीवन यापन करता था, लेकिन औद्योगिक युग में मनुष्य का पौधों और पशुओं के साथ संबंध बहुत बदल गया है और अब बहुत से जीव जंतु मनुष्य के प्रयत्न से सुरक्षित हैं। पर्यावरण और मानव प्रगति। पर्यावरण का अर्थ होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के परिवेश। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, हवा और पानी है, जिनके सहारे पशु, पौधे और मनुष्य जीवित रहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण से भोजन, आश्रय और परिवहन की सुविधाएं मिलती है, जैसे सड़कें, पुल, बांध और आवास की तरह प्रयोग में आने वाली अनेक प्रकार की संरचनाएं। पर्यावरण के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अवस्थाएं भी आती है। पर्यावरण मानवीय प्रयासों को दिशा प्रदान करता है, लेकिन इसे पर्यावरण नियतिवाद बतलाना गलत होगा, क्योंकि मानवीय प्रयास पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलवायु और नदी मार्गों में परिवर्तन होने से जहां एक और जातियों का परित्याग हुआ और आबादियों का स्थानांतरण हुआ, वहीं दूसरी ओर मानव द्वारा जंगलों की कटाई होने से अनाजों का उत्पादन संभव हुआ और बड़ी बड़ी बस्तियां बस पाई। यद्यपि 9000 ईसा पूर्व से विश्व के पैमाने पर जलवायु संबंधी बड़े परिवर्तन नहीं हुए, तथापि कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इससे प्राचीन जलवायु के ज्यादातर विद्वानों का मत है कि ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों के मध्य एशिया में घोर सूखापन था तथा बहुत ठंडा तापमान था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ से यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण दक्षिण मध्य एशिया के बहुत सारे लोग कम ठंड वाले इलाके की खोज में भारतीय उपमहादेश की ओर चल पड़े। इन लोगों में हिंद-आज भाषा भाषी तथा ऋग्वैदिक लोग भी थे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर रहा है। भारत में प्राचीनतम मानव बस्तियों की स्थापना प्रायः पहाड़ी, पठारी और जंगली क्षेत्रों में झीलों और नदियों के नजदीक हुई, जहां लोग शिकार करने के लिए पत्थर और हड्डी के औजार बना सकते थे। इन औजारों से कृषि के लिए जमीन भी जोती जाती थी। साथ ही आवासों को खड़ा करने हेतु समतल जमीन तैयार की जाती थी। पर्यावरण और मानव बस्तियां। गंगा के मैदान में जंगलों की कटाई और कड़ी कछारी भूमि की जुताई के बिना बड़ी कृषक बस्तियों की स्थापना होनी असंभव थी। यह सब 500 ईसा पूर्व से लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के फाल के प्रयोग से ही प्रभावकारी ढंग से संभव हो सका। इसके लिए लोहे की खानों की खोज करना और निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी तथा लौह शिल्प की तकनीकी को विकसित करना जरूरी था, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान की कड़ी कछारी मिट्टी, विंध्य क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्कन तथा पश्चिमी भारत की कपास पैदा करने वाली काली मिट्टी की कारगर जुताई के लिए लोहे के फालों की आवश्यकता थी। आजकल पर्यावरण के संरक्षण पर बल दिया जाता है, फिर भी जंगलों की कटाई के बावजूद 16वीं 17वीं सदियों तक दोआब के जंगल बरकरार रहे और वहां पशुओं के शिकार होते रहे। जंगलों की भारी कटाई से होने वाला पारिस्थितिकीय परिवर्तन आधुनिक समय की घटना है।
बहरहाल मानव समाज का प्रारंभिक विकास वनस्पतियों और पशुओं की कीमत पर हुआ है, लेकिन जब से मनुष्य ने वनस्पतियों का उत्पादन और पशुपालन शुरू किया, इससे दोनों की वृद्धि हुई। मानव बस्तियों की स्थान और आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। वास स्थल का चुनाव मिट्टी और जलवायु पर बहुत हद तक निर्भर करता था। अनुकूल वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ नदियाँ, झीलें, जंगल, पहाड़ियाँ, धातुएं और उपजाऊ मिट्टियाँ होती थी, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते थे। इसके विपरीत जल संसाधन रहित शुष्क मरुस्थल लोगों को वहां बसने से हतोत्साहित करते थे। इस प्रकार गंगा के मैदान मानव बस्ती के आकर्षक क्षेत्र बन गए। इनमें 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक और उसके पहले बहुत कम बस्तियां दिखती है। उसी काल में दोआब और मध्य गंगा के मैदानों में बहुत से नगर मिलते हैं। सड़कों और रेल मार्गों की तरह नदियां परिवहन की मार्ग बनी। इनकी बाढ़ें जंगली तटों को साफ कर देती थी और वहां फिर से जंगलों को उगने से रोकती थी। इसके अतिरिक्त वे कृषकों के लिए न सिर्फ भूमि तैयार करती थी, बल्कि इस भूमि की सिंचाई भी करती थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन होने से मानव बस्तियों पर प्रभाव पड़ा। घग्गर हाकरा की समरूपा नदी सरस्वती, यमुना और सतलज से मिल गई और तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान किया। लेकिन 1700 ईसा पूर्व में सतलज और संभवतः यमुना पूर्व की ओर बढ़ गई। इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नदियों के संगम प्रारंभिक मानव बस्तियों के रूप में उभरे। नदियों के संगम ने जंगलों का प्रभावी ढंग से सफाया किया और मनुष्य के बसने में सहायता की। यह भारत के प्रथम महानगर पाटलिपुत्र के विषय में कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। उत्तर में गंडक और घाघरा नदियां गंगा से मिलती थी और पुनपुन नदी दक्षिण में मिलती थी। ये संगम स्थल शहर से ज्यादा दूर नहीं थे। 3 दिशाओं में नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को बड़ाया जल दुर्ग बना दिया और इसे महान राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। यद्यपि पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित था, तथापि सोन नदी बाद में पश्चिम की ओर खिसक गई। प्रागैतिहासिक काल में पाटलिपुत्र से उत्तर गंगा तट पर स्थित चिरांद महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यह वास्तव में गंगा और घाघरा के संगम पर अवस्थित था। ऐसा लगता है कि इसके आसपास के क्षेत्र में जंगल थे। इसका संकेत चिरांद में प्राप्त नवपाषाण युगीन उपकरणों से मिलता है। इनमें अधिकांश हरिण की सींगों के बने हैं, जिससे संकेत मिलता है कि निकटवर्ती जंगलों में हरिणों का शिकार होता था। यद्यपि वास के लिए नदियों के निकट के क्षेत्रों की तरजीह दी जाती थी, तथापि लोग झीलों और तालाबों के निकट भी बसते थे। हमें इस तरह के स्थल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में मिलते हैं। जल स्रोतों के पास बसने का रिवाज आज भी बरकरार है। वर्षा और मानवीय प्रयास। अध्याय 4 में वर्षा की मूलभूत प्रासंगिकता की चर्चा है। यहाँ हम वर्षा और मानवीय प्रयासों के बीच के संबंध का परीक्षण कर सकते हैं। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति शुष्क अर्ध मरुस्थलीय कटिबंध में पाई गई है, तथापि हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और विकास का श्रेय अच्छी वर्षा को ही दिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र में यथेष्ट वर्षा होती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने लगी, वैसे वैसे हड़प्पा संस्कृति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। महाराष्ट्र के इनाम गांव से प्राप्त वनस्पतियों और पशुओं के अवशेषों से 1000 ईसा पूर्व में अत्यंत शुष्क अवस्था की शुरुआत का संकेत मिलता है। इससे कृषकों को अपना घर छोड़कर पशुचारी खाना बदोशी जीवन अपनाना पड़ा। वर्षा निश्चित रूप से मानव समाज को खेती करने और बस्तियां बसाने में सहयोग देती थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा लोगों को नियमित काम करने से रोक देती थी।
गौतम बुद्ध प्रति वर्ष वर्षा काल में 4 माह के लिए उपदेश देने एवं पर्यटन करने का कार्यक्रम स्थगित करके किसी स्थान पर वर्षावास करते थे। वे वर्षावास के लिए राजगीर, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों में ठहर जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्रावस्ती में 26 वर्षवास किए। यह धारणा अभी भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है और भादो महीने अर्थात जुलाई अगस्त में विवाह संपन्न नहीं होते हैं। कुछ अन्य प्राकृतिक संकट भारी वर्षा से कहीं अधिक अनर्थकारी होते हैं। इनके अंतर्गत बाढ़, तूफान और भूकंप का उल्लेख किया जा सकता है। हम प्राक मौर्य युगीन काल के बारे में सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ जैन धर्मावलंबी मगध छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे। शोधकर्ताओं को अभी भी उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जिनमें अकाल और अन्य प्राकृतिक संकटों का उल्लेख हो। प्राचीन काल में पर्यावरण संबंधी चेतना। प्राचीन भारत में नदियां ईश्वर तुल्य मानी जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वैदिकोत्तर काल में गंगा को मातृदेवी कहा गया और ऐसी परंपरा आज तक बरकरार है। चूंकि पृथ्वी और जल दोनों से वनस्पतियों और पशुओं का संपोषण होता था, इसलिए इन्हें माता का दर्जा दिया गया। हालांकि इनमें से किसी को सुरक्षित रखने के लिए योजनाएं बनाई गई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अनेक वृक्ष, जिनमें नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी शामिल है, पवित्र माने जाते हैं। जड़ी बूटियों के विषय में भी इनमें घास शामिल है। यही बात लागू होती है। औषधीय विशेषताओं के कारण इन सब का महत्व है, ये तो इनकी सुरक्षा की जाती है और इनकी पूजा होती है। बड़े और छोटे वृक्षों के संरक्षण की कामना अनेक प्राचीन ग्रंथों में की गई है। वृक्ष संरक्षण की अभिलाषा आज तक बरकरार है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठानों के अंत में पुरोहित तथा उपासक जंगली वृक्षों और समान वनस्पतियों की उन्नति तथा शांति की कामना करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश प्राचीन मूल ग्रंथ गोहत्या की निंदा करते हैं। गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुत्त निपात नामक धार्मिक मूल ग्रंथों में गायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गोपालन के सद्गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनके अनुसार गाय वनस्पतियों के बढ़ने और मनुष्यों को भोजन और बल देने में सहायता करती है, इसलिए उन्होंने लोगों से गोहत्या नहीं करने को कहा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ब्राह्मण मूल ग्रंथों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को धार्मिक रंग दे दिया। इनमें गाय की हत्या करने वालों के लिए अगले जन्म में भयानक परिणामों का उल्लेख है। बाद में हाथी तक की भी पूजा होने लगी। पारिस्थितिकी और पर्यावरण की जानकारी प्राचीन भारत के अध्ययन में सहायक हो सकती है। यह खासकर प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध मानव के संघर्ष को रोककर मानव समाज का विकास नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में इस संघर्ष का लक्ष्य मुख्यतः वनस्पतियों और पशुओं के विरुद्ध निर्देशित था। जैसे इन जीवों पर नियंत्रण हुआ, वैसे ही वनस्पतियों और पशुओं दोनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास होने लगे। इतिहास मुख्यतः समय और स्थान के संदर्भ में मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है, लेकिन इतिहास का सही निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक इतिहासकार मानवीय प्रयासों और प्राकृतिक शक्तियों के क्रियाकलापों के बीच होते रहे पारस्परिक प्रभाव पर विचार नहीं करते हैं। इस वीडियो में आप रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रारंभिक भारत का परिचय का 4 और 5वां अध्याय सुने होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।